बच्चों, थर्ड ईयर पॉलिटिकल साइंस के सेकेंड पेपर में फर्स्ट पेपर में आज अपन उसी विषय को आगे बढ़ाएंगे जिसको अपन लास्ट वीक डिस्कस कर रहे थे, जिसकी चर्चा कर रहे थे। अपन ने मैकियावेली के विचारों को पढ़ना शुरू किया था। मैकियावेली का, जैसा कि मैंने बताया था, मैकियावेली आधुनिक राजनीतिक युग का प्रवर्तक माना जाता है क्योंकि उसने सबसे पहले सेक्युलरिज्म पंथ निरपेक्षता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, राज्य को धर्म से अलग करने का सिद्धांत दिया और साथ में उस समय जो तत्कालीन जो यूरोप में चर्च का आधिपत्य था राज्य राजनीति शासक पर, उसको भी कम करने या मुक्त करने का, चर्च के आधिपत्य से मुक्त करने का प्रयास किया। इसलिए मैकियावेली ने कहा था, जैसा कि मैंने पिछले व्याख्यान में कहा था, कि मैकियावेली ने राज्य को धर्म और नैतिकता से पृथक करने का ये सिद्धांत दिया था और ये कहा था कि धर्म और नैतिकता व्यक्तिगत क्षेत्र के विषय है, इसको सार्वजनिक क्षेत्र के विषय राजनीति और राज्य से नहीं जोड़ना चाहिए। इसलिए वो खासकर वो चर्च की संस्था के बहुत खिलाफ था और यहाँ वो यह भी कहता था, यहाँ तक कहता था कि पोप के जो निकट है वो धार्मिक नहीं हो सकता और जो धार्मिक है वो पोप के निकट नहीं हो सकता। जो पोप की संस्था थी, चर्च की संस्था थी, उसके अत्याचारों और उसके एकाधिपत्य पर, उसकी दखलंदाजी पर वो काफी नाराज भी था और वो उसको स्वीकृति नहीं देता था। इसलिए मैकियावेली राज्य की शक्ति और राज्य की शक्ति को, उनके महत्व को स्वीकार करता था कि राज्य अपनी शक्ति के बल पर अपना विकास कर सके। मैंने पिछले पाठ में आपको धर्म और नैतिकता के संबंध में मैकियावेली ने कहा था, इसकी विस्तार से चर्चा की थी। आज अपन देखते हैं कि राज्य के बारे में मैकियावेली की धारणा क्या है, राज्य के बारे में मैकियावेली क्या कहता है। यद्यपि हम जानते हैं कि जैसा कि मैंने बताया था कि मैकियावेली न तो एक बहुत स्पष्ट राजनीतिक दार्शनिक था और न ही एक स्पष्ट राजनीतिक सिद्धांतकार था। कुल मिलाकर शासन की कला पर अपने विचार प्रकट करता था और इस शासन की कला पर विचार प्रकट करने के क्रम में ही उसने राज्य के विविध पहलुओं के ऊपर विचार किया, अपने विचार प्रस्तुत किए। और इसलिए राज्य का उपयोग, राज्य की शक्ति का नैतिक आधार, संप्रभुता, राज्य और व्यक्ति के संबंध इत्यादि पर वो स्पष्ट रूप से कुछ नहीं कह पाता, लेकिन जो उसके शासन और राज्य के बारे में अन्य विचार है, संचालन के बारे में, उसी के आधार पर उनके राज्य संबंधी विचारों का एक संकलन किया जाता है। सबसे पहले राज्य की उत्पत्ति तथा इसका उपयोग, इसके ऊपर मैकियावेली का अपना एक तर्क है। वो स्पष्ट रूप से नहीं कहता जैसा कि प्लेटो या अरस्तु कहता है, लेकिन राज्य को मैकियावेली अरस्तु की भांति प्राकृतिक संस्था नहीं मानता। वह राज्य के अस्तित्व में आने का मुख्य कारण थोड़ा बहुत हॉब्स की तरह, जब हॉब्स अपन पढ़ेंगे तो जानेंगे कि इसके राज्य की उत्पत्ति का कारण वो मनुष्य की दुष्ट और स्वार्थ प्रवृत्ति को मानता है। उसका अपना एक तर्क है कि स्वार्थ की पूर्ति और शक्ति की आकांक्षा के कारण एक मनुष्य का दूसरे मनुष्य के साथ समाज में टकराव उत्पन्न होता है, एक टकराव उत्पन्न, संघर्ष की स्थिति होती है। इस संघर्ष की स्थिति कारण, टकराव के कारण मनुष्य का जीवन बहुत कष्टप्रद हो जाता है और इन्हीं कष्टों के समाधान के लिए, यानी कि अपने सुविधा युक्त मानवीय जीवन की प्राप्ति के लिए एक उच्चतर और श्रेष्ठतर शक्ति के रूप में राज्य का निर्माण हुआ, राज्य का प्रादुर्भाव हुआ और राज्य को वो किसी अन्य संस्था की तुलना में इसलिए अधिक शक्तिशाली मानता है क्योंकि वह राज्य से अपेक्षा करता है कि वह अपनी शक्ति के आधार पर इतना अधिक प्रबल हो जाए, सुसंगठित हो जाए, विस्तृत हो जाए, जिससे मानव का जीवन, मानव के हितों की पूर्ति हो, मानव का जीवन सुविधा युक्त हो। और इसलिए राज्य और शक्ति की पारस्परिकता के विषय में मैकियावेली लगभग यह कहता है कि शक्ति के संवर्धन को ही राज्य का मुख्य उद्देश्य
है, ऐसा उसने कहा। शक्ति का संवर्धन, राज्य मजबूत होना चाहिए। इसलिए मैकियावेली कहता है कि राज्य को अपनी शक्ति को बनाए रखने, इसको सुदृढ़ करने और उसका विस्तार करने के लिए प्रयास करना चाहिए। और इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, यानी राज्य के को मजबूत करने के प्रयास की करने के लिए मैकियावेली राज्य के द्वारा, शासक के द्वारा नैतिक अनैतिक के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, बल्कि नैतिक अनैतिक का भेद किए बिना सभी प्रकार के उपायों को अपनाने, साधनों को अपनाने की छूट देता है। कुल मिलाकर हम जानते हैं कि जो कौटिल्य है अर्थशास्त्र में, उन्होंने भी कुछ इस तरह से ही बात की थी, जब उन्होंने कहा था कि राज्य को मजबूत बनाने के लिए शासक को साम दाम दंड भेद सबका उपयोग करना चाहिए, उसके लिए जायज है। और इसलिए मैकियावेली का मत है कि मैकियावेली शक्ति का उपयोग तो कहता है, इसलिए वो स्वस्थ और अस्वस्थ राज्यों का वर्गीकरण करता है, स्वस्थ और अस्वस्थ राज्य। और इसलिए वो कहता है स्वस्थ राज्य का प्रमुख लक्षण यह है कि उसका निरंतर विस्तार होता रहे और उसको स्टैटिक यानी कि स्थिर नहीं हो जाना चाहिए, संतुष्ट होकर नहीं बैठ जाना चाहिए, है ना। क्योंकि अगर एक राज्य जो है वो इसी स्थिति में रह जाए तो कालांतर में वो उसका पतन होने लगता है। और अगर आप विस्तार के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहते हैं तो राज्य जो है वो राज्य की एकता बनी रहती है। और इसलिए वो युद्धरत राज्य का भी सिद्धांत देता है। युद्धरत राज्य ही स्वस्थ राज्य है। वो कुल मिलाकर बाद में जो विचारक हुए जिन्होंने युद्ध को पुरुषार्थ के साथ जोड़ा, जैसे नीत्शे, ट्रीट्स्के, मुसोलिनी, इवन हिटलर, जिसने कहा था कि युद्ध ही पुरुषार्थ है, तो युद्ध को जस्टिफाई करने के लिए कहा कि राज्य को युद्धरत रहना चाहिए, युद्ध करते रहना चाहिए, विस्तार करते रहना चाहिए, और इससे राज्य का पतन नहीं होगा। दूसरी ओर मैकियावेली का कहना है कि जो इस विस्तार के प्रति उदासीन राज्य हैं, जो एक बार जो स्थिति है उसी में संतुष्ट हो जाते हैं, वो अस्वस्थ राज्य है। और ऐसे अस्वस्थ राज्य के नागरिकों के समक्ष कोई ऐसा सामूहिक उद्देश्य ही नहीं होता जिससे वो अपने स्वार्थ का त्याग कर अपनी सामूहिकता के लिए एकता के आधार पर राज्य को मजबूत करने का प्रयास करें। और ऐसे राज्य सामान्यतः बाहरी आक्रमण के शिकार भी बन जाते हैं। ऐसे राज्यों का कुल मिलाकर पतन भी हो जाता है। तो ये स्वस्थ और अस्वस्थ राज्य का जो वर्गीकरण किया, उसमें हम देखते हैं कि मैकियावेली ने स्पष्ट रूप से कहा कि राज्य का विस्तार होना ही राज्य के स्वस्थ होने का प्रमाण है, और जो ऐसा नहीं करता राज्य वह कुल मिलाकर अस्वस्थ है। अब संप्रभुता राज्य के साथ एक बहुत अनिवार्य विषय जुड़ा हुआ है, वो संप्रभुता। यद्यपि संप्रभुता शब्द का प्रयोग तो मैकियावेली नहीं किया, हम जानते हैं, कभी नहीं किया। हम जानते हैं कि संप्रभुता शब्द का प्रयोग सबसे पहले बोधा करता है, फ्रांसीसी विचारक बोधा करता है। लेकिन फिर भी मैकियावेली को विचारों से, मैकियावेली के राज्य और राज्य के का जो शासक है उस पर विचार, जो प्रकट विचार है उसके आधार पर हम संप्रभुता के विषय में उसकी धारणा को हम स्पष्ट कर सकते हैं। उसने एक राज्य के शासक के बारे में कहा था कि वह राज्य में किसी भी अन्य सत्ता या विधि के समक्ष उत्तरदायी नहीं है, सर्वोच्च है। यहाँ पर मैकियावेली ऑस्टिन की भांति बिहेव करता है, लिखता है, यानी कि अविभाज्य संप्रभुता, जिसको कि बाद में एकलवादी संप्रभुता, मोनिस्टिक थ्योरी ऑफ सॉवरेनिटी भी कहा गया, एकलवादी संप्रभुता भी कहा गया। तो जॉन ऑस्टिन की तरह है, जो बाद में विधि शास्त्र पर व्याख्यान किताब के माध्यम से उसने मोनिस्टिक थ्योरी ऑफ सॉवरेनिटी का प्रतिपादन किया, उसकी तरह है। इसीलिए वो कहता है कि राज्य के बाहर किसी सत्ता की आज्ञा पालन के लिए उस शासक को यानी संप्रभुता को बाध्य नहीं किया जा सकता। शासक की शक्ति के साथ साथ मैकियावेली के द्वारा जो राजनीतिक जो लक्षण है उस पर संप्रभुता के बारे में जो विचार है उसके आधार पर ये कहा जा सकता है कि संप्रभुता की धारणा मैकियावेली कुल मिलाकर राज्य के शासक के संदर्भ में ही लेता है, और इसलिए राज्य का शासक
अपनी उस शासन करने की शक्ति यानी संप्रभु शक्ति को किसी के साथ शेयर नहीं करता है, ना वो किसी के अधीन है, ना वो किसी की बात मानने के लिए राज्य के भीतर या बाहर बाध्य है, यानी कि सर्वोच्च सत्ता। और राज्य को बनाए रखने के लिए, राज्य की शक्ति को बनाए रखने के लिए उसका विस्तार करने के प्रयोजन की दृष्टि से भी मैकियावेली ने जो शासक को परामर्श दिए हैं वह भी एक प्रकार से बहुत हद तक एकलवादी संप्रभुता की ओर ही इशारा करता है। उन्होंने प्रजा को संतुष्ट रखने एवं इस हेतु जन कल्याणकारी कार्य करते रहने का भी परामर्श दिया है, लेकिन फिर भी वो मैकियावेली को कुल मिलाकर वेलफेयर स्टेट का प्रतिपादक तो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अंततः वो निरंकुश सत्ता का ही समर्थन करता है। और इसलिए वो कहता है कि जनता के असंतोष से उत्पन्न हो सकने वाली आंतरिक चुनौतियों से बचे रहने का जो शासन, वो जो कल्याणकारी योजनाएं हैं, वो सिर्फ जनता के संतोष से बचे रहने का एक साधन मात्र है। उसका तर्क कि प्रजा के सामान्यतः संतुष्ट रहने पर शासकों को उससे नियंत्रित रखने के लिए अपनी शक्ति का प्रयोग नहीं करना पड़ेगा, और ऐसी शक्ति का उपयोग वह राज्य की विस्तार करेगा, यानी कि जनता को मात्र संतुष्ट रखना, इसी हेतु से वो कल्याणकारी योजना लागू करेगा, और ताकि वो अपनी शक्ति, अपनी ऊर्जा, अपने जो सैन्य बल है उसका उपयोग राज्य की विस्तार में वो कर सकेगा। इसलिए शासक को ऐसे कार्य करने की सलाह देता है जिससे जनता में उसकी छवि बनी रहे और वो शासक से घृणा न करे। लेकिन वह यह कहने से भी नहीं हिचकता कि वो जन कल्याणकारी नीति लागू करने के कारण उसके साधन और शक्ति छीन हो रहे हैं, और इसलिए वो जो है शासक को एक निरंकुश शक्ति प्रदान करता है। इसलिए फॉक्स एंड लॉयन, लोमड़ी और शेर के गुणों का सिद्धांत देता है, जिसमें वो कहता है कि शासक के पास लोमड़ी और शेर दोनों के गुण होने चाहिए, कि वो लोमड़ी की भांति चतुराई से वो शासन कर सके, और शेर की भांति अपनी शक्ति का प्रयोग भी राज्य को सुदृढ़ करने में, राज्य के विकास में, विस्तार में कर सके। मैकियावेली के ये विचार हैं और राज्य के बारे में, और मैकियावेली के अन्य विचार कानून के बारे में और राज्य कला के बारे में, शासक को क्या क्या उन्होंने ये दिया है, सलाह दी है, उसके बारे में हम अपन अगले व्याख्यान